पर विचार करेंगे और यह जो है आने वाले आगामी परीक्षा और अदर कंपटीशन एग्जाम में भी ये बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि संख्या जो है 2025 में कितने सार्थक अंक हैं। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे कि 2025 है तो इसमें 4 शब्द, इसमें चारों के चारों जो सार्थक अंक सभी मैंने अंकों का इसमें अर्थ साबित हो रहा है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वह 4 होगा। गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वह अट्रैक्टिव होता है, यानी कि आकर्षी होता है। गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी मौलिक राशि नहीं है। देखिए इसमें नहीं का बात किया गया है कि कौन सी जो राशि है वो मौलिक नहीं है। तो जैसा कि आपको बता दूं कि जो मौलिक राशियां होती है वह 7 होती है। कौन कौन होती है? तो उसमें होता है द्रव्यमान, समय, द्रव्यमान होता है, समय होता है, विद्युत धारा होता है, तापमान, लंबाई, प्रकाशीय तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। यानी कि उसमें अगर ऑप्शन को आप देखिए इलिमिनेशन मेथड से देखिएगा तो आवेश जो है मौलिक राशि नहीं है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वह कौन सा आंसर होगा? तो ये आवेश होगा। यानी कि आवेश जो है मौलिक राशि में नहीं आता है। यह आवेश जो होता है तो ये मतलब इसको अंग्रेजी में चार्ज बोलते हैं। इसका आवेश का सूत्र है Q बराबर I गुणे T होता है। और इसका जो यहाँ पर दिखाया गया है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है प्लांक नियतांक का बीमीय सूत्र है। तो प्लांक नियतांक का बीमीय सूत्र जो होता है वो होता है ml² T इनवर्स 1। प्लांक नियतांक का बीमीय सूत्र है ml² T इनवर्स 1। कोई भी जो पदार्थ, कोई भी वस्तु नियतांक है जिसका बीमीय सूत्र निकालना है तो उसका फार्मूला याद करना पड़ता है और उस फार्मूले के आधार पर जो होता है ml/t का मान रख करके उसका बीमीय सूत्र निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस भौतिक राशि का बीमीय सूत्र आवृत्ति के बीमीय सूत्र के समान है। तो आवृत्ति का जो बीमीय सूत्र होता है वह T इनवर्स होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि इसमें किसका बीमीय सूत्र आवृत्ति के समान है, तो जैसे कि पहले ऑप्शन पे देखते हैं वेग प्रवणता। तो ये जो वेग प्रवणता है तो वेग का क्या होता है? वेग प्रवणता वेलोसिटी बटा में डिस्टेंस होता है। कोणीय वेग का होता है एंगल बटा में टाइम, एंगल बटा में टाइम। और यहाँ पर कोणीय आवृत्ति का होता है 2π गुणे फ्रीक्वेंसी। इसमें से आवृत्ति के बीमीय सूत्र के सबका जो सूत्र है ना आवृत्ति के बीमीय सूत्र के बराबर है। तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि यहाँ पर वेग प्रवणता में डिस्टेंस को हम लेंगे और यहाँ पर कोणीय वेग एंगल बटा में जो है टाइम है। तो एंगल का क्या है? आयामहीन है, इसका आयाम नहीं होता है। वही टाइम का आयाम होता है, टाइम का टी होता है। तो टी फिर टी इनवर्स हो जाएगा, ऊपर जाएगा। तो उसी तरह से इसमें किस भौतिक राशि का बीमीय सूत्र आवृत्ति के बीमीय सूत्र के समान है? तो वेग प्रवणता का, कोणीय वेग का और कोणीय आवृत्ति का, तीनों का है। ऑल ऑफ दिस आंसर होगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की SI इकाई है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का SI इकाई जो होता है वह सूत्र, उसका आंसर होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स 2। मतलब कि इसका मतलब जैसे कि एक फार्मूला है गुरुत्वाकर्षण का, गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला होता है F बराबर Gm1m2 बटा में r²। ये एक फार्मूला हो गया। अब यहाँ से अगर हम G को निकालेंगे तो Fr² बटा में m1 इंटू m2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि जो बल होता है उसका मात्रक होता है न्यूटन और r जो है त्रिज्या है और त्रिज्या का मतलब हो गया कि दूरी का जो मात्रक होता है मीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर। और m1 m2 जो हो गया जैसे कि मास, और मास का होता है मात्रक किलोग्राम। किलोग्राम या m1 m2 दोनों मास है तो किलोग्राम तो किलोग्राम स्क्वायर, जो ऊपर जाएगा तो किलोग्राम के पावर -2 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो रहा है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इंटू kg के पावर -2। यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है इसमें है कि 0.0032 में सार्थक अंकों की संख्या क्या है। तो इसमें सार्थक अंक जो है इसमें 2 है, क्योंकि यहाँ पर जो दिया है तो दशमलव के जो बाद जो 0 होता है तो उसका वैल्यू सार्थक अंकों में नहीं लिया जाता है। इसलिए यहाँ पर केवल 3 2 को ही सार्थक अंक माना जाता है, 3 2 को। इसलिए यहाँ पर जो होगा आंसर इसका 2 होगा। सार्थक अंक कितने हैं? 2 है। बल घूर्ण का बीमीय सूत्र है। तो बल घूर्ण का बीमीय सूत्र, तो मैंने बताया कि किसी का भी जो बीमीय सूत्र है उसका फार्मूला के आधार पर निकाला जाता है। यहाँ पर बला घूर्ण बराबर होता है बल गुणे दूरी। ये बला घूर्ण का फार्मूला है कि बला घूर्ण बराबर क्या होगा? तो बल गुणे दूरी। तो बल का मात्रक होता है ml/t इनवर्स 2 और दूरी का मात्रक होता है L होता है। तो यहाँ पर ml² t के पावर -2 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए है ml² t के पावर 2। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी राशि जो है बीमाहीन है। यहाँ पर बीमाहीन का मतलब हुआ कि जिसका बीमा नहीं लगता है, जिसका बीमा ही नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें जो होगा वो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा बीमाहीन राशि है। तो विकृति जो होता है वह बीमाहीन होता है, क्योंकि विकृति का मतलब होता है कि लंबाई में परिवर्तन बटा में लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन बटा में लंबाई, तो लंबाई में परिवर्तन भी एक तरह से लंबाई ही है। और लंबाई जब कट जाएगा तो वहां पर कुछ भी नहीं बचेगा,
तो यहाँ पर ये हो गया विकृति। फिर विशिष्ट गुरुत्व, तो किसी पदार्थ का घनत्व बटा में जल का घनत्व, तो जल का घनत्व और किसी पदार्थ का घनत्व, तो इसका भी जो है नहीं होता है। कोण, कोण में होता है चाप की लंबाई बटा में त्रिज्या, तो लंबाई भी एक तरह से मान लीजिए कि दूरी जैसा ही हो गया, चाप की लंबाई भी एक तरह से वो त्रिज्या के बराबर होता है, तो ये भी त्रिज्या से कट जाएगा। तो मैंने पहले सॉरी बता दिया कि इसमें से विकृति का होगा, लेकिन अगर देखते हैं तो इसका विकृति, विशिष्ट गुरुत्व और कोण, इसमें से सभी का जो है ना बीमा, मैंने इसमें से तीनों जो दिया गया ऑप्शन ए बी सी, तीनों में किसी में बीमा नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए बी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि संवेग तथा वेग के गुणनफल का बीमीय सूत्र किसके समान है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया उसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो पहले हम क्या करेंगे कि संवेग और वेग का गुणा करेंगे, तो उसके बाद इसका बीमीय सूत्र निकालेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि संवेग का जो होता है, जो संवेग होता है वह है इसका P बराबर mv, मास और वेलोसिटी का गुणा करके हम संवेग निकालते हैं। फिर अगर इसमें अगर हम वेग से गुणा करें यानी कि P इंटू भी करें तो mv इसमें से 2 भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो होता है मास का मतलब कि इसका m हो जाएगा, और ये जो है भी वेग का LT इनवर्स 1 होता है, और एक और है तो LT इनवर्स 1, यहाँ पर ये L स्क्वायर हो जाएगा, T के पावर -2 हो जाएगा। इसलिए इसका जो आंसर आ रहा है तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है mgh होता है, और mgh का जो मात्रक होता है वह जैसे कि m का हो गया m, और गुरुत्वीय त्वरण है इसका हो गया मतलब कि LT इनवर्स पावर 2, क्योंकि त्वरण का जो होता है वह मतलब कि LT इनवर्स 2 होता है, और फिर हाइट है तो हाइट का L हो गया। इसलिए इसको अगर टोटल काउंट करेंगे तो ml स्क्वायर और T के पावर -2 हो जाएगा। यानी कि ये जो मान निकल गया है ml स्क्वायर T के पावर -2, यह स्थितिज ऊर्जा के बीमीय सूत्र के समान आ गया। यानी कि संवेग और वेग का गुणा करेंगे तो जो बीमीय सूत्र आएगा स्थितिज ऊर्जा के बराबर आएगा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर है, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर और घंटा को हम निकालेंगे तो 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है, तो 1 किलोमीटर का हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। तो पहले तो हम 1 किलोमीटर को क्या करेंगे, मीटर में करेंगे, तो 1 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 1000 मीटर, और 1 घंटा को सेकंड में करेंगे तो ये हो जाएगा 3600 सेकेंड 1 घंटा में। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल किए, और फिर 2 से कटाएंगे तो 2 5 10, ये 18 से कटेगा, यानी कि 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा यही 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। किसी क्षण t में एक कोण का विस्थापन x बराबर ATQ से प्रदर्शित होता है, जहां a एक नियतांक है, तो a का बीमीय सूत्र क्या होगा। इसमें हमको a का बीमीय सूत्र पूछा गया है। दोस्तों फ्रेंड्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर वीडियो लंबा जाएगा तो आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं, 1 से 1.5-2 तक कर सकते हैं। अगर आपको स्लो करना है तो स्लो भी कर सकते हैं, आप अपने सुविधा के अनुसार, या किसी प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो उसको स्किप करके दूसरा देख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग इस प्रश्न पर। किसी क्षण t में एक कण का विस्थापन जो है x बराबर ATQ है, तो हम सबसे पहले इसमें हम a का बीमीय सूत्र पूछ रहा है तो हम a निकालेंगे। तो अगर a निकालेंगे तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर ये x बटा में TQ हो गया। तो x मतलब क्या है, ये तो विस्थापन है, तो विस्थापन यानी कि दूरी का क्या होता है L, और उसके बाद ये t समय का होता है कैपिटल T से, तो TQ, तो LT माइनस T। तो यहाँ पर इसमें अब m भी दिया गया है, यानी कि हमको m में देखना है, तो इसमें तो m नहीं है तो m के पावर 0 लिखेंगे, जिसका मान होता है 1, तो m के पावर 0 L T के पावर -3। तो यह जो है किस ऑप्शन में है, तो ये पहले नंबर ऑप्शन पर इसका आंसर दिया गया है, m के पावर 0 LTQ माइनस। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन दिया है कि 3.500 तथा 0.069, यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या क्रमशः हमको बताना है, इसमें सार्थक अंक कितने हैं। तो पहले जो दिया गया है तो हम इसमें देखेंगे कि सार्थक अंक जो है ना वह इसमें 4 है। इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 4 है, क्योंकि 3 5 0 0 सब इसका सार्थक अंक है, और इसमें भी सभी इसका सार्थक अंक है, क्योंकि हम दशमलव में के पहले हम 0 लगाते हैं। कभी भी हम देखेंगे दशमलव लगाएंगे तो उसके पहले हम 0 लगाते हैं। तो यहाँ पर ये 0.0690, तो यहाँ पर इसमें सभी अंक जो हो गए वो सार्थक हो गए, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4 और 6। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक राशि का नाम नहीं है, तो भौतिक राशि इसमें से कौन नहीं है, तो किलोग्राम। ये किलोग्राम भौतिक राशि नहीं है, ये किलोग्राम जो है यह द्रव्यमान की इकाई है। ये किलोग्राम क्या है, द्रव्यमान की इकाई है। इसमें नहीं पूछा कि नहीं है, नहीं पर हम बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। जैसे आप देखें कौन सी भौतिक राशि, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन सी भौतिक राशि है, तो भौतिक राशि तो इसमें ऊर्जा भी है, घनत्व भी है, आवेग भी है। हम ऑप्शन ए देकर ही मार देंगे, जो कि ये गलत हो जाएगा। लेकिन हमको इस पर ध्यान देना है कि नहीं पूछा है, इसका मतलब कि एक उसमें नहीं है, बाकी 3 वो है, जो नहीं है वही हमारा सही है। तो यहाँ पर कौन सा भौतिक राशि का नाम नहीं है, तो ऊर्जा एक भौतिक राशि है, घनत्व भौतिक राशि, आवेग। लेकिन किलोग्राम जो है यह द्रव्यमान की इकाई है, द्रव्यमान का मात्रक है, ये भौतिक राशि नहीं है। किसी क्षण t पर एक कण का वेग v बराबर AT प्लस VT स्क्वायर द्वारा दिया जाता है, तो b की बीमाएं क्या होगी। तो यहाँ पर हम b का बीमा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको जैसे मान लीजिए कि LT इनवर्स 1 है, तो LT इनवर्स 1 बराबर हम क्या इसको लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं T BT स्क्वायर,
जैसे यहाँ पर भी, जैसे हम अलग अलग सबका हम फिर से बताते हैं, अलग अलग सबका हम मान रख रहे हैं। जैसे ये v बराबर AT प्लस BT स्क्वायर है, तो v का क्या होता है, यानी बे का क्या होता है, LT इनवर्स होता है, और AT, तो AT जो है मान लीजिए यहाँ पर दिया है AT, तो AT का मान क्या हम रखेंगे, यहाँ पर कह रहा है किसी छठी पर एक कोण का बेग v बराबर AT प्लस BT स्क्वायर। तो यहाँ पर जो शुरुआती जो दिया गया है उसका हम यहाँ पर a का त्वरण का मान हम इसका नहीं मानेंगे। जैसे इसका AT बराबर 0 हो गया प्लस BT स्क्वायर, तो BT स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर ये जो लग रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पर u रहेगा, इसलिए मामला गड़बड़ा रहा है। v बराबर UT प्लस BT स्क्वायर, v बराबर UT प्लस BT, तो प्रारंभिक वेग 0 होता है, इसीलिए यह मान जो 0 हो गया। तो LT इनवर्स बराबर 0 प्लस BT स्क्वायर, तो LT इनवर्स और BT स्क्वायर, तो यहाँ पर हम b इसको अलग करेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा, LT इनवर्स बटा में t स्क्वायर। तो LT इनवर्स t को ऊपर करेंगे तो माइनस t हो जाएगा, और उसके बाद ये माइनस गुणा में पावर जुटता है, तो माइनस 1 और माइनस क्या होगा, LT माइनस 3। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन जो है सी दिया गया है, इसका ऑप्शन होगा LT माइनस 3, ये इसका आंसर हो जाएगा LT माइनस 3। अब हम चलते हैं कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है। तो कोणीय संवेग जो होता है, पहले उसका फॉर्मूला हम देखिए। कोणीय संवेग जो होता है, हम इसको एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं कोणीय संवेग को, और एंगुलर मोमेंटम का जो संकेत होता है वो एल होता है। तो कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम एल बराबर आर गुणे पी होता है। आर जो है इसका त्रिज्या है और पी क्या है, संवेग है, पोटेंस, ये आर जो हो गया पी हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो संवेग होता है, संवेग का होता है द्रव्यमान गुणे वेग, संवेग का द्रव्यमान और वेग से गुणनफल संवेग निकलता है। यहाँ पर आर और एम भी हम लिख देंगे, आर एम भी लिख दिए। फिर ये क्या हो गया, एम को इधर कर दिए, एम भी आर, और एम का होता है किलोग्राम, वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, और आर का होता है मीटर। अब इसको एक साथ जोड़ेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, यानी कि जो ऑप्शन जो है बी जो है हमारा आंसर इसमें आ रहा है कि कोणीय संवेग का मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, इसका आंसर होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। बल तथा वेग का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है, तो यहाँ पर जो दिया गया है बल तथा वेग का अदिश गुणनफल, तो ये हो जाएगा बल तथा वेग का अदिश गुणनफल जो कहलाता है बल हो गया, और ये वेग हो गया, इसका अदिश गुणनफल पावर हो जाता है शक्ति। तो बल तथा वेग का अदिश गुणनफल क्या होता है, क्योंकि P बराबर एम एफ वेक्टर इंटू वी वेक्टर, तो इसीलिए P पावर का ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो P बराबर F इंटू वी, इसलिए बल का जो बल तथा वेग का अदिश गुणनफल पावर होगा। निम्नलिखित में कौन सी राशि जो है वह सदिश नहीं है, नहीं, यानी कि अदिश इसमें बताना है। तो जैसे कि एक सूत्र, एक ट्रिक भी बता सकते हैं, जैसे कि इसमें से कौन सदिश है, तो इसका ट्रिक एक है, उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी दो। ये बाकी सब जो है ना, ये क्या है, ये सब अदिश है। अब इसके अलावा को हम सदिश मान सकते हैं, जैसे उष्मा हो गया या ऊर्जा, समय, आ से आयतन, द्रव से द्रव्यमान, ता से ताप, को हम कार्य भी मान सकते हैं, चा से चाल, वी से विद्युत धारा, और दो से दाब। तो इसमें देखिएगा तो कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी कि अदिश कौन है, तो इसके अनुसार कौन हो जाएगा, चाल। चाल क्या हो जाएगा, ये चाल स्पीड जो होता है चाल हो जाएगा अदिश। अब बाकी जो इसका दे रहा है ये सब, ये संवेग विस्थापन त्वरण क्या है, ये सब सदिश है, और चाल क्या है, तो जैसे लिखवा दिया ना, उस आर्द्रता को चाबी दो, इसमें जो भी आ रहा है ये सब अदिश है, और बाकी सब जो है सदिश होता है। सदिश उसको कहते हैं जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो तो उसको हम लोग सदिश कहते हैं, और जिसमें परिमाण या दिशा नहीं हो उसको क्या कहते हैं, हम अदिश कहते हैं। यहाँ पर जो संवेग होता है, संवेग को P से डिनोट करते हैं, संवेग बराबर P बराबर m भी होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल से संवेग प्राप्त किया जाता है। और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, तो विस्थापन को हम लोग s से डिनोट करते हैं, और एक्सेलरेशन त्वरण को a। तो ये इसमें तीनों में परिमाण और दिशा होता है, जबकि स्पीड में परिमाण और दिशा नहीं होता है। यदि दो भौतिक राशियों को परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां एक दूसरे के सापेक्ष होती है। तो दोनों राशियां एक दूसरे, जैसे दो भौतिक राशि का ग्राफ सरल रेखा है, कोई भी जो दो भौतिक राशि है उसका जो परस्पर ग्राफ सरल रेखा है, तो दोनों राशि एक दूसरे के सापेक्ष क्या होगी, तो दोनों राशियां एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होगी। अगर दो भौतिक राशि का जो परस्पर ग्राफ है वो सरल रेखा है, तो दोनों राशि एक दूसरे के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती, प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि दोनों राशियां एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होगी। दो भौतिक राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां एक दूसरे के सापेक्ष क्या होगी, तो दोनों राशियां एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होगी, यानी कि प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ पर हम जैसे कि y बराबर के एक्स होता है, तो y बराबर के एक्स जो है, यहाँ पर y और x भौतिक राशियां है, जबकि k क्या है, समानुपातिकता का स्थिरांक है। y और x क्या है, भौतिक राशियां है, और k समानुपातिकता का स्थिरांक है। यदि वेग अशून्य हो तथा चाल बटा वेग बराबर x हो
तो इसमें से बताना है कि कौन सा आंसर हमारा सही होगा, x बराबर 1 होगा कि छोटा होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा। तो यदि वेग अगर अशून्य हो यानी कि शून्य नहीं हो, शून्य से ज्यादा हो और चाल तथा वेग x है, चाल तथा वेग बराबर x है, तो कभी भी जब हमारा वेग शून्य नहीं है, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, हम इसको लिख के बता रहे हैं, जैसे ये चाल है और ये वेग है और इसके बराबर x दिया गया है, तो यहाँ पर ये वेग का दिया है ना कि अशून्य है, यानी कि ये जो है जीरो नहीं है, जीरो से ये मतलब कि क्या है, तो जीरो से छोटा है, इसका मतलब जीरो से छोटा या बड़ा, तो x क्या हो सकता है, तो x का मान जो भी होगा ना, x जो होगा वो x से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। इसका आंसर x से बड़ा होगा या बराबर होगा, क्योंकि ये जीरो रहेगा तो इसका मान नहीं निकल पाएगा, तो इसका मान एक चाल कभी भी जो होता है वेग जो है जीरो नहीं है, तो चाल बटा वेग बराबर x हो, x का मान एक से बड़ा होगा या बराबर होगा। बल तथा विस्थापन वक्र के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या प्रदर्शित करता है, तो बल तथा विस्थापन द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किए गए कार्य को प्रदर्शित करता है। बल तथा विस्थापन, जैसे एक बल है और विस्थापन, और ये बल तथा विस्थापन वक्र के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसको प्रदर्शित करेगा, तो ये किए गए कार्य को, क्योंकि कोई भी बल अगर लगा, अगर उसमें विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य उसमें नहीं माना जाता है, कार्य शून्य हो जाता है। लेकिन बल और विस्थापन जो होगा तो उसका जो क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है वो क्या है, कार्य को डिनोट करता है। आई और जे यहाँ पर दिया गया है कि आई और जे के अनुदिश एकांक सदिश होगा, हमको इकाई सदिश पूछ रहा है कि आई प्लस जे का अनुदिश एकांक सदिश क्या होगा, तो हम जानते हैं कि v बराबर आई प्लस जे होता है, यहाँ पर v बराबर क्या होता है, आई प्लस जे, v बराबर, तो अगर इसका हम लोग मापांक निकालेंगे v का, तो ये रूट अंडर में जैसे कि 1 से गुणा है और ये भी 1 से गुणा है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इनके रूट अंडर में ये 2 हो जाएगा, रूट अंडर में 2। अब जब इकाई सदिश हम निकालते हैं तो इकाई सदिश u वेक्टर का मान होता है इकाई v बटा में v मोड, ये फॉर्मूला है, हम याद रखेंगे। इकाई सदिश जो होता है u का जो मान होगा u वेक्टर बराबर v बटा में v का मोड, तो यहाँ पर v का मान क्या दिया गया है, जो कि प्रश्न में ही दिया गया है कि v का मान है i प्लस जे वेक्टर, i प्लस जे, और मोड v का मान कितना है, √2, तो √2 का मान हो गया 1 बटा √2 i प्लस जे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, यही इसका आंसर हो जाएगा। गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान क्या होता है, गुरुत्व के अधीन, जैसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण होता है, कोई भी वस्तु, जैसे ये मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और कोई वस्तु जैसे कि आसमान से ये नीचे गिर रहा है, तो इस पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जब गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से, यानी कि उस पर जो हवा है या कोई चीज का घर्षण को मतलब कि नहीं माना जाता है, कि इग्नोर करके चला जाता है, या वो उसी वस्तु क्या कहेंगे, वो मुक्त रूप से स्वतंत्र रूप से गिर रही है, उसको कोई विरोधाभास नहीं है, कोई उसको प्रतिरोध नहीं है, तो उसका एक समान क्या होगा, तो उसका एक समान त्वरण होता है, उसका एक समान एक्सेलरेशन, यानी कि उसका एक समान त्वरण होगा। बाकी जो है ये वेग, चाल और संवेग ये हमेशा बदलता रहेगा, वेग और चाल संवेग ये सब बदलता रहेगा। यदि सदिश ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई वेक्टर प्लस ए वाई जे वेक्टर एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है, तो हमको बताना है कि इसमें से इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि जैसे कोई वस्तु है और इस तरह से दिया गया है कि ए बराबर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, और एक्स अक्ष के साथ ये थीटा कोण क्या है, इसके फॉर्मूला है कि थीटा बराबर tan इनवर्स ए वाई बटा में ए एक्स, यही ये फॉर्मूला, इसका डी ऑप्शन जो है ये सही आंसर होगा कि थीटा बराबर tan इनवर्स ए वाई बटा में ए एक्स। यदि किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा है और उसका ढलान ऋणात्मक है, अब जैसे ये वेग समय ग्राफ दिया गया है, तो वेग समय ग्राफ को हम लोग त्वरण कहते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा है और उसका ढलान ऋणात्मक है, तो वस्तु कैसी है, तो वस्तु को मान के चलिए कि जो ढलान ऋणात्मक है, अब ढलान जो है ना उसका ऋणात्मक है, यानी कि वो वस्तु का त्वरण जो है कम हो रहा है, तो इसका मतलब कि वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा है और उसका ढलान ऋणात्मक है, कम हो रहा है, यानी कि वस्तु मंदित हो रही है, यानी धीरे धीरे उसका चाल जो है कम हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि यदि p वेक्टर प्लस q वेक्टर बराबर r वेक्टर है तथा r बराबर दिया है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, तो p वेक्टर तथा q वेक्टर के बीच का कोण क्या होगा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि r बराबर रूट अंडर में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो जिसे हम इसको एक समीकरण मान लिए जो दिया है कि r बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, और जो फॉर्मूला है r बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा रूट अंडर में, इसको हम 2 मान लिए। तो फिर हम इसको समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे कि दोनों को, ये r ये भी है और ये भी r है, दोनों को बराबर करेंगे तो ये RHS दोनों ओर से बराबर हो जाएगा, तो फिर दोनों ओर वर्ग कर देंगे तो रूट भी खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ये p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, p स्क्वायर q स्क्वायर, दोनों ओर p स्क्वायर q स्क्वायर है तो दोनों कट जाएगा, तो 2pq cos थीटा बराबर 0, तो यहाँ पर cos थीटा बराबर 0, तो cos थीटा में 0 का मान cos 90 होता है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री, इसलिए इसका आंसर होगा 90 डिग्री। यदि किसी स्थिति समय x माइनस टी ग्राफ के लिए त्वरण शून्य है, स्थिति और समय जो है x माइनस टी, स्थिति समय दिया गया है, तो स्थिति x स्थिति माना गया है और t समय है, इसके लिए ग्राफ के लिए त्वरण शून्य है,
तो किस स्थिति में त्वरण शून्य रहेगा? तो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर यही होगा। इस स्थिति में जो होगा वह त्वरण शून्य रहेगा, जैसे कि एक्स है ये और ये समय है और ये सीधे रेखा में जा रहा है, ये सरल रेखा की ओर। तो यहाँ पर ये त्वरण जो होगा एक समान, मतलब त्वरण यहाँ पर शून्य हो रहा है। एक समान वृत्तीय गति करते किसी पिंड में क्या होता है? तो अगर कोई वृत्तीय गति में कोई पिंड एक समान अगर वृत्तीय गति कर रहा है एक समान, तो उसका जो चाल होता है वो अचर होता है, कांस्टेंट स्पीड से वो चलता है। इसका आंसर भी होगा अचर चाल। पुल से गिराया गया पत्थर पानी पर 4 सेकंड में पहुंचता है। जैसे किसी पुल से पत्थर, जैसे मान लीजिए कि ये पुल, जैसे कि कोई पुल है, यहाँ पर पानी है और कोई पत्थर यहाँ से गिराया गया और वह पत्थर 4 सेकंड में पानी पर गिरता है, तो बताना है कि पुल की ऊंचाई क्या है। तो फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे s बराबर ut प्लस at स्क्वायर। तो प्रारंभिक वेग 0 होता है, तो 0 कर दिया इसको, और at, तो at जो है मतलब कि ये जो त्वरण है गुरुत्वीय त्वरण वो 9.8 t स्क्वायर, तो 4 सेकंड है, तो ये 16 हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान 784 मीटर, यानी कि जो पुल है ये 78 इसका 4 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 78.4 मीटर। एक द्विविमीय सदिश एक्स वाई समतल में, द्विविमीय का मतलब क्या होता है? जैसे कि द्विविमीय मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष, अगर त्रिविमीय हो जाएगा तो एक जेड अक्ष भी हो जाएगा। तो इसको हम त्रिविमीय नहीं ले रहे हैं, द्विविमीय बताया जा रहा है कि द्विविमीय, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स वाई समतल में एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है, तो इसके घटक, जो इसके एक्स घटक और वाई घटक बराबर कब होंगे? इसका एक्स घटक और वाई घटक बराबर कब होगा? जब इसका थीटा का मान जो होगा ना वह 45 डिग्री होगा। इसका आंसर होगा ए। अगर इसको देखा जाए तो अगर हम इसका विश्लेषण पे जाते हैं तो ए यहाँ पर ए एक्स, इसको एक्स घटक मान लिए ए एक्स, वाई घटक मान लिए वाई, तो ए एक्स और ए वाई, तो ए एक्स बराबर हो गया ए कॉस थीटा और ए वाई बराबर हो गया ए साइन थीटा। एक्स अक्ष के लिए हम कॉस थीटा और वाई अक्ष के लिए हम साइन थीटा लेंगे। यहाँ पर ए कट गया, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर 1, tan में 1 का मान tan 45 डिग्री होता है, थीटा बराबर हो गया 45 डिग्री। एक प्रक्षेप्य को प्रारंभिक वेग u क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया गया, प्रारंभिक वेग क्षैतिज का थीटा कोण पर, तो प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई होगी। तो यहाँ पर प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई इसका इसके लिए प्रक्षेप्य के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई को इस सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है जो ऑप्शन ए में दिया गया है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2g। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2g। अधिकतम ऊंचाई के लिए सूत्र है। दो कारें ए तथा बी 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 45 किलोमीटर घंटा के चाल से चल रही है। कार बी के सापेक्ष कार ए का अपेक्षित वेग क्या है यदि दोनों कारें पूर्व की ओर गतिमान है? तो यहां पर हम देखेंगे कि जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में, जैसे कि ये कार ए हो गई और ये कार बी हो गई, ये कार और बी कार, ये कार होगी ए, ये दोनों एक ही दिशा की ओर गति करती है, तो वस्तु ए का वस्तु बी के सापेक्ष वेग जो होता है भी ए बटा बी जो होता है, उनके व्यक्तिगत वेगों भी ए माइनस भी बी के बीच का अंतर होता है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि भी ए का मान कितना है? भी ए यहां पर है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और भी बी कितना है? भी बी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों है पूर्व की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, तो भी ए बटा बी क्या होगा? तो भी ए बटा बी हो जाएगा भी ए माइनस भी बी। तो भी ए माइनस भी बी करेंगे तो 60 में से हम 45 को घटा देंगे तो 15 आ जाएगा। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। निम्नलिखित में कौन सा बल नहीं है? यहाँ पर बल का देखा जा रहा है कौन बल नहीं है, तो ये आवेग जो है वह बल नहीं है। आवेग क्या है? यह आवेग उसको कहते हैं, इसमें आवेग का फॉर्मूला होता है इम्पल्स बराबर फोर्स गुणे टाइम होता है, फोर्स के साथ, जबकि भार एक बल का ही रूप है, वेट। वही प्रणोद यानी थ्रस्ट, यह भी बल का ही रूप है। तनाव टेंशन भी जो है वो बल का ही रूप है। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा बल नहीं है? तो इसका आंसर ए, आवेग जो है बल नहीं है। इसका आंसर ये होगा। घर्षण बल का क्या कारण है? तो घर्षण बल का मॉलिक्यूलर फोर्स और रफनेस ऑफ सरफेस यानी कि आणविक बल और सतहों का खुरदरापन दोनों जो है घर्षण बल का कारण होता है। इसलिए बोथ, इसका आंसर ए और बी दोनों इसका आंसर होगा। ए और बी दोनों होगा। एक वस्तु नत समतल पर ठीक संतुलन में है, यदि घर्षण गुणांक म्यू हो तो नत समतल का क्षैतिज के साथ अधिकतम झुकाव कोण होगा। इसका अधिकतम झुकाव कोण इस फार्मूला के द्वारा निकाला जाता है tan इनवर्स म्यू। इसका अधिकतम झुकाव कोण, क्योंकि यहाँ पर tan थीटा बराबर म्यू होता है, tan थीटा बराबर म्यू, तो फिर इसको अगर हम थीटा का मान केवल निकालेंगे और उस साइड में जाएगा तो tan इनवर्स म्यू हो जाएगा। कौन सा घर्षण बल सबसे कम है? तो यहाँ देखिए घर्षण बल मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है।
सर्पी घर्षण, लोटनिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण। जैसे सर्पी घर्षण, जैसे कोई वस्तु, जैसे ये मान लीजिए कि सतह है, कोई एक वस्तु है, तो इसको अगर इस वस्तु को अगर सरफेस पर यानी कि सतह पर घसीट करके ले जाएंगे, घसीटते हुए, तो उस घर्षण को हम सर्पी घर्षण कहते हैं। किसी वस्तु को अगर सतह पर घसीटते हुए ले जा रहे हैं तो। और लोटनिक घर्षण मतलब रोलिंग, जैसे कि जो गाड़ी चलती है तो उसका टायर जो होता है वह रोलिंग करते हुए चलता है, गोल गोल घूमते हुए चलता है। तो ये इस प्रकार का जो यहाँ पर घर्षण लग रहा है, तो इसको हम रोलिंग घर्षण मतलब लोटनिक घर्षण कहते हैं। और स्थैतिक घर्षण, कोई वस्तु स्थिर है और अपने स्थिति के वजह से उसमें जो घर्षण पैदा होगा तो वो स्थिति घर्षण। इसमें सबसे कम घर्षण लोटनिक घर्षण, मतलब लोटनिक घर्षण में सबसे कम होता है, और इसका आंसर होगा बी, लोटनिक घर्षण। सबसे कम घर्षण होता है, सबसे कम लोटनिक में, सबसे ज्यादा घर्षण होता है स्थैतिक घर्षण में, उसके बाद होता है सर्पी घर्षण में, तब लोटनिक घर्षण। इसको सजाने के लिए भी दे देगा। तो यहाँ पर जैसे कि लोटनिक घर्षण, सर्पी घर्षण को मतलब सबसे ज्यादा घर्षण एक में हो गया, दूसरा सर्पी घर्षण में, तीसरा हो गया लोटनिक घर्षण में। इस तरह से हम देख सकते हैं। घर्षण ज्यादा कब होता है? जब न्यूनतम संपर्क, अगर किसी चीज में न्यूनतम संपर्क हो और मतलब कि प्रतिरोध भी न्यूनतम हो, न्यूनतम संपर्क हो और प्रतिरोध भी न्यूनतम संपर्क और प्रतिरोध होता है तो उसमें घर्षण कम लगता है। ज्यादा संपर्क होगा तो ज्यादा प्रतिरोध लगेगा, तो घर्षण ज्यादा लगेगा। संबंध F बराबर m मान्य नहीं है। ये कब मान्य नहीं है? देखिए, न्यूटन के दूसरे गति से बल का सूत्र प्राप्त किया जाता है। बल बराबर मतलब कि F बराबर m गुणे a, द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल बराबर F बराबर ma। यहां पर ये कब मान्य नहीं होगा? जब बल संबंध F बराबर m मान्य नहीं है, बल समय पर निर्भर नहीं कर। यहाँ पर बताना है कि किस स्थितियों में ये संबंध मान्य नहीं है। यहाँ पर m मास है और a त्वरण है, तो ये त्वरण पर निर्भर करता है। तो ये सही बात है कि ये त्वरण पर निर्भर करता है। संवेग समय पर निर्भर करता है, इसमें संवेग समय पर भी निर्भर कर रहा है, संवेग समय पर भी निर्भर कर रहा है, बल समय पर भी निर्भर कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं, ये संवेग समय पर, द्रव्यमान समय पर भी निर्भर कर रहा है, त्वरण समय पर निर्भर हो रहा है यहाँ पे, फिर संवेग समय पर निर्भर करता है, ये भी द्रव्यमान समय पर भी निर्भर करता है। लेकिन इसमें जो बल समय पर, इसमें जैसे कि इसमें फॉर्मूला से देख रहे हैं F बराबर m है, यहाँ पर त्वरण समय पर भी निर्भर करता है, संवेग समय पर भी निर्भर कर रहा है, और बल यहाँ पर जो है संबंध F बराबर फोर्स, तो बल समय पर भी निर्भर हो रहा है, लेकिन द्रव्यमान समय पर निर्भर नहीं कर रहा है। यहाँ पर द्रव्यमान जो है वह समय पर निर्भर नहीं कर रहा है, इसलिए इसका जो आंसर ये मान्य नहीं होगा। डी ऑप्शन जो है द्रव्यमान समय पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर लिखा है द्रव्यमान समय पर निर्भर करता है, तो गलत है। द्रव्यमान समय पर निर्भर नहीं करता है, त्वरण समय पर निर्भर करता है, संवेग भी समय पर निर्भर करता है, और बल भी समय पर निर्भर करता है, लेकिन द्रव्यमान समय पर निर्भर नहीं करता है। ये यहाँ पर गलत है। बल की दिशा किसके ओर होती है? तो बल की दिशा सदैव होती है त्वरण के समानांतर होती है। बल की दिशा त्वरण के समानांतर होती है। यहाँ पर देखिए, बल का फॉर्मूला है न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है F बराबर ma। तो यहाँ पर इसमें देखिएगा तो वेग नहीं है, वेग से कोई मतलब नहीं है इसमें। ये किस पर निर्भर है? त्वरण। ये जो है एक्सेलरेशन त्वरण पर निर्भर करता है, इसीलिए इसमें त्वरण के समानांतर होता है। स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु में होता है। तो कोई भी वस्तु जहां से गिरती है तो वो एक अपने जहां से है एक स्थिति की वजह से गिर रही है, और दूसरा नंबर क्या है कि उसमें गति धीरे धीरे बढ़ते जाता है, तो वहां पर गति भी रहता है। इसलिए कोई पृथ्वी की ओर कोई स्वतंत्रता पूर्वक वस्तु गिर रही है तो समझिए कि उसमें से गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। इसको इस तरह से समझिए, जैसे कोई वस्तु है ऊंचाई से, यहाँ से कोई वस्तु जो है यहाँ से ऊंचाई से गिर रही है, नीचे गिर रही है कोई वस्तु एच हाइट से, तो उसके पास पहले से स्थितिज ऊर्जा रहता है, तो स्थितिज ऊर्जा तो डाउन होते जाता है। स्थितिज ऊर्जा जो होगा वो डाउन होते जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी पीई उसका डाउन होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी गति तो बढ़ता जाएगा, गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि धरती जैसे जैसे धरती के नजदीक कोई वस्तु आएगी तो उसका गुरुत्वाकर्षण धरती का उस पर ज्यादा काम करेगा, उसकी गति बढ़ती जाएगी। यहाँ पर एक तरह यांत्रिक ऊर्जा सदैव स्थिर रहता है, क्योंकि ऊर्जा, आपको पता होगा कि ऊर्जा जो है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि टोटल ऊर्जा जो है कभी समाप्त नहीं होता है, उसका स्थिति में केवल परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा कम हो रहा है लेकिन गतिज ऊर्जा बढ़ रहा है, और यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसलिए यहाँ पर ये दोनों स्थितियां काम करेगी। नियत त्वरण से नीचे की ओर जा रही लिफ्ट में खड़े एक मनुष्य का आभासी भार क्या होगा? जब कोई वस्तु, जैसे कोई व्यक्ति इस लिफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक ना, ये मान लीजिए कि व्यक्ति है, व्यक्ति पर ध्यान नहीं देना कैसा है, बस प्रश्न को समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है लिफ्ट में खड़ा एक मनुष्य है और वह नीचे की ओर लिफ्ट जा रहा है। तो जब नीचे की ओर लिफ्ट में, आप इसको महसूस किए होंगे प्रैक्टिकल भी, जब आदमी लिफ्ट में नीचे की ओर जाता है तो कभी भी जैसे कि नियत त्वरण इसलिए कहा जाता है कि जो लिफ्ट होता है उसका वेग एक समान से वो बढ़ता है या ऊपर चढ़ता है, उसमें बहुत ज्यादा तेजी या बहुत ज्यादा धीमे नहीं होता है। तो नियत त्वरण की ओर जा रहा है तो एक मनुष्य का आभासी जो भार होगा वो उसके वास्तविक भार से उसको कम महसूस होगा। वहीं अगर कोई वस्तु जैसे ऊपर की ओर जा रही है तो वो उसमें लिफ्ट में जो आदमी को ये महसूस होगा कि हमारा वजन, मतलब जो आभासी भार है वास्तविक भार से ज्यादा हो गया है।
यानी कि उसके वास्तविक, यहाँ पर प्रश्न हो रहा है कि नीचे की ओर जा रही है, तो मनुष्य का आभासी भार क्या होगा, तो उसके वास्तविक भार से कम महसूस होगा। देखिए वास्तविक वजन, जैसे यहाँ पर दिया गया वजन जो होता है W बराबर वेट बराबर mg हो गया। तो m क्या है, वस्तु का, कोई किसी वस्तु का मतलब कि कितना किलोग्राम का वस्तु है, g क्या है, उसका गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है। तो आभासी भार में यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसको W डैश, तो g में जो नीचे आएगा वस्तु, तो उसमें से जो त्वरण होगा वो घट जाएगा। यहाँ पर लिफ्ट मुक्त पतन हो जाए, तो यानी कि a बराबर g हो जाए, तो a बराबर जी, तो आभासी भार शून्य हो जाता है। यदि मैंने आभासी भार शून्य का मतलब कि हमको लगेगा कि हमारे शरीर का कोई भार ही नहीं है, जब a और g दोनों बराबर हो जाए। तो यदि किसी पिंड पर बाह्य बल शून्य हो, तो उसका ऑप्शन में दिया है क्या होगा, तो यहाँ उसका जो विस्थापन है वो शून्य हो जाएगा। यदि किसी पिंड पर बाह्य बल शून्य हो, मान लीजिए कोई वस्तु है, जैसे ये फॉर्मूला F बराबर ma है, तो यहाँ पर बल उसका शून्य है, यानी कि बल को जीरो कर दिए, तो हमने यहाँ पर गलत ऑप्शन पर टिक लगा दिया है, सॉरी। यहाँ पर हम जैसे बल यहाँ पर शून्य है, तो बल को जीरो कर दिए, तो यहाँ पर हमारा पूछ रहा है कि इस ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, तो इसे देखिएगा, तो a बराबर ये जीरो हो जा रहा है, यानी कि त्वरण जीरो हो जा रहा है, त्वरण जो है शून्य हो जा रहा है, विस्थापन शून्य नहीं होगा, वेग शून्य नहीं होगा। वेग और विस्थापन से इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है, असंवेग भी नहीं है। इसमें से त्वरण, किसी पिंड पर बाह्य बल शून्य हो जाए तो उसका त्वरण जो है शून्य हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी जीरो। m द्रव्यमान की वस्तु स्थिर अवस्था में मुक्त रूप से गिरती है, इस वस्तु का संवेग कितना होगा जब वह h दूरी तक नीचे गिरती है। तो इसको हम लोग इस फॉर्मूला से, जैसे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh होता है, ये फॉर्मूला है, आप याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, यहाँ पर प्रारंभिक वेग, शुरुआती वेग को हम लोग जीरो मान के चलते हैं, और तो 2gh हो गया, तो v बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर में 2gh हो जाएगा। चूंकि p बराबर m इंटू v होता है, p बराबर m इंटू v, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, m द्रव्यमान की वस्तु स्थिर अवस्था में मुक्त रूप से गिरती, इस वस्तु का संवेग पूछ रहा है, संवेग यानी कि p, तो p हमको निकालना है, तो p बराबर m भी होता है, और v हमारा कितना आएगा 2gh, तो इसको हम गुणा करेंगे m इंटू 2gh में, तो क्या हो जाएगा इसका m इंटू रूट 2gh, इसका आंसर हो जाएगा c m इंटू रूट 2gh। यदि एक समान वृत्तीय गति करते किसी पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए, तो समान त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्र बल क्या होगा। तो इसको हम फॉर्मूला समझते हैं, F बराबर mv स्क्वायर बटा में r होता है, क्योंकि यहाँ पर जो पिंड का चाल है उसको दोगुना कर दिया गया है। पिंड का जो चाल है F बराबर क्या होता है, m इंटू a त्रिज्या है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि चाल फॉर्मूला होता है mv बटा में r होता है, लेकिन यहाँ पर चाल को दुगुना कर दिया गया, यानी कि v स्क्वायर। अब यानी कि अगला जो हम, यानी कि v, ये फॉर्मूला होता है F बराबर mv स्क्वायर बटा में r, लेकिन चाल दुगुना है, तो हम मान लीजिए अगले v डैश बराबर 2v हो गया है, और v डैश बराबर 2v, यानी कि इस चाल के जगह पे हम अब नया चाल को v के जगह पे 2v रखेंगे, तो f डैश निकालेंगे, तो m इंटू 2v स्क्वायर बटा में r, तो m इंटू 4v स्क्वायर बटा में r, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 4mv स्क्वायर, और mv स्क्वायर का मान कितना है बटा में 2, तो ये f के बराबर है, तो f के बराबर है, तो हम यहाँ पर f लिख सकते हैं, f डैश बराबर 4f, यानी कि ये कितना हो गया, तो ये चौगुना हो गया। इसलिए यदि एक समान वृत्तीय गति करते किसी पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए, तो समान त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्र बल चौगुना हो जाएगा। देखिए इस किसी भी प्रश्न को, फिजिक्स हो या मैथ हो या कोई भी, अगर ऑप्शन केवल याद कर लेंगे तो उससे हमारा कंप्लीट नहीं होगा, जब तक हम उस फार्मूला को नहीं जानेंगे, वो क्या कह रहा है बैठाएंगे नहीं, तब से रटने से काम चलने वाला नहीं है। समझने के बाद ही अच्छा से क्लियर आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, नहीं तो रटाया हुआ बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। एक पिंड अचर चाल से गतिमान है, इसमें त्वरण संभव है, तो इस कोई भी पिंड अगर अचर चाल से गतिमान है, उसका जो चाल है वो अचर है, तो उसका त्वरण कब संभव हो सकता है, जब वो मतलब कि रेखीय गति में हो, सरल रेखीय गति में है, रेक्टिलाइनर मोशन में और सर्कुलर मोशन में, वृत्तीय गति में भी होगा, यानी कि इसका आंसर बोथ हो जाएगा, नहीं दोनों बी और सी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। दो द्रव्यमान m1 तथा m2 की गतिज ऊर्जाएं बराबर है, काइनेटिक एनर्जी इसका बराबर है, तो उनके रेखीय संवेग का अनुपात क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv स्क्वायर, और यहाँ पर ये भी आप जानते हैं कि जो संवेग होता है p बराबर होता है m इंटू v। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, v स्क्वायर बराबर 2ke बटा में m, ये कैसे हुआ, तो इसको अगर हम इस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला से निकालते हैं, हमको v स्क्वायर का मान, क्योंकि हमको क्या पूछा है, रेखीय संवेग पूछ रहा है, रेखीय संवेग का सूत्र होता है p बराबर m इंटू v, रेखीय संवेग में, तो हमको v चाहिए ना, v चाहिए, मास तो हमको पता है, लेकिन हमको v निकालने के लिए हम इसको एक समीकरण मान लेते हैं, तो यहाँ से v स्क्वायर करेंगे तो 2ke बटा में m हो गया। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में चला जाएगा, 2ke बटा में m। अब हम p के जगह पर इसको पुट कर देते हैं, तो ये v के जगह पे, तो m इंटू 2ke बटा में m, तो रूट m से अगर m कटाएंगे तो ऊपर केवल एक रूट बचेगा, तो एक रूट m बच गया, 2ke भी रूट में है, इन दोनों को रूट में 2m इंटू ke। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम क्या दे रहा है कि द्रव्यमान दोनों, मतलब दो द्रव्यमान m और m2 गतिज ऊर्जाएं बराबर है,
तो गतिज ऊर्जाएं बराबर है, इसका मतलब है कि यहाँ पर इसको गतिज ऊर्जा जो के है, ये मतलब हम इसको अगर अनुपात निकालेंगे तो P1 बटा में P2 कर दिए। जैसे एक दरम्यान M1 है तो इसकी जो रखिए समय इसको P1 मान लिए, M2 का P2 मान लिए, और दोनों का और M1 और M2 मान लिए, काइनेटिक एनर्जी दोनों का बराबर है, काइनेटिक 2 कट गया, यहाँ पर रूट अंडर में M1 बटा में M2 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, M1 बटा में M2 जो कि रूट अंडर में होगा, ऑप्शन नंबर ए। एक त्रिज्या R के एक वृत्त में एक समान चाल भी से घूम रहा है। एक पिंड R त्रिज्या के एक वृत्त में, एक कोई पिंड है, मान लीजिए कि एक पिंड है, एक पिंड है और इसी R त्रिज्या पे ये जो पिंड है ये घूम रहा है एक समान चाल से भी से घूम रहा है। तो स्पर्श रेखीय त्वरण क्या होगा? देखिए हर एक बिंदु पर इसका स्पर्श रेखा होता है। तो यहां पर AT जो हम संकेत दिए हैं स्पर्श रेखीय त्वरण के लिए, T माने टच होता है, A माने त्वरण, AT बराबर dV बटा में dt, जो कि ये इसका मान 0 हो जाएगा क्योंकि एक समान चाल से चल रहा है, dV बटा में dt। और AC जो होगा केंद्र की ओर त्वरण V² बटा में R होता है। इसीलिए यहाँ पर जो एक पिंड R त्रिज्या के वृत्त में एक समान चाल से भी से घूम रहा है तो स्पर्श रेखीय त्वरण जो होता है वह 0 होता है। इसका आंसर होगा 0। निम्न में कौन सा संरक्षी बल नहीं है? संरक्षी बल, इसमें घर्षण बल को कहा जाता है, नहीं सॉरी मैंने घर्षण बल संरक्षी बल नहीं है। तो संरक्षी बल जो होता है वह वो पथ पर निर्भर करता है। दो पॉइंटों के बीच में जो बल पैदा होता है, दो स्थितियों के बीच में, जैसे यहाँ पर स्थूलवैदिक बल, गुरुत्वीय बल, कमानी बल, ये सब जो है क्या है? संरक्षी बल है। इसको हम लोग संरक्षी कर सकते हैं, लेकिन घर्षण बल को हम संरक्षी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर घर्षण बल संरक्षी बल नहीं होता है, ये पथ पर निर्भर करता है। इसमें देखिएगा तो इसमें कोई पथ नहीं है, जो पथ पर निर्भर करता है उसमें उसको संरक्षी बल नहीं माना जाता है। लेकिन स्थिरवैदिक बल, कमानी बल, गुरुत्वीय बल ये पथ पर निर्भर नहीं करता है। जो बल पथ पर निर्भर करे उसको हम संरक्षी बल नहीं कहते हैं। यदि किसी वृत्तीय पथ पर किसी कण के नियत कोणीय वेग के लिए पथ की त्रिज्या दुगनी कर जाए तो रेखीय वेग क्या होगा? तो यहाँ पर रेखीय वेग का बात किया जा रहा है, तो रेखीय वेग V बराबर ओमेगा R होता है, ये एक फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है ना कि त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए, तो अब हमारा रेखीय वेग को हम दूसरा वेग हो गया तो V डैश और त्रिज्या को दुगना कर दिए तो 2 ओमेगा R आ गया, और ओमेगा R बराबर क्या है? V है, यानी कि 2V हो गया। तो जो रेखीय वेग होगा वो क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कमानी K1 तथा K2 स्प्रिंग नियतांक वाली दो स्प्रिंग को A तथा B को समान लंबाई तक खींचा जाता है, उसमें संचित स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात UA तथा UB होगा। तो क्या होगा? तो संचित स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ kx², ये फॉर्मूला हो गया। अब यहां पर जैसे UA पहले निकालेंगे तो हाफ K1 x², x² इसलिए इसमें लिख रहे हैं क्योंकि इसको A और B को समान लंबाई तक खींचा जाता है। तो UB बराबर हाफ K2 x², दोनों के लिए यहाँ पर x का मान बराबर है, तो UA बटा में UB K1 बटा में K2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा K1 बटा में K2, डी नंबर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो फॉर्मूला क्या है? W बराबर FD होता है। वर्क मतलब बल और विस्थापन के गुणनफल को हम कार्य कहते हैं, बल और विस्थापन। तो यहाँ पर FD cos थीटा, FD cos थीटा हो गया। तो यह किस पर निर्भर कर रहा है? किसी वस्तु पर जो कार्य हो रहा है किस पर निर्भर कर रहा है? तो इसमें देखेंगे कि किस पर निर्भर कर रहा है, तो बल पर निर्भर कर रहा है, विस्थापन पर निर्भर कर रहा है, लेकिन ये विस्थापन और बल के बीच के कोण पर निर्भर कर रहा है। वस्तु के प्रारंभिक वेग से इसका कोई मतलब नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा वस्तु का प्रारंभिक वेग। रेखीय संवेग का घूर्ण। नमस्कार साथियों, अब हम लोग जो फिजिक्स का जो बनाए थे अर्धवार्षिक परीक्षा वाला अभी दिसंबर 2025 का, उसका सेकंड पार्ट हम ये वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि उसमें हम 50 प्रश्न नहीं कर पाए थे, कि वीडियो लंबा चला गया था, इसलिए हम इसके अगले 50 के बाद 51 क्वेश्चन पर बना रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे सभी क्वेश्चन पर टिक लगाया जा चुका है, और हम लोग सीधे इसमें हम लोग 50 नंबर पे चलते हैं, जहाँ से हम लोग उसको 51 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये रहा हमारा 51 नंबर सवाल। चूँकि 50 नंबर में क्वेश्चन ये था कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो यह वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, और इसमें जो होता है बल
मतलब कि बल से भी मतलब है, विस्थापन से भी है, लेकिन प्रारंभिक वेग से कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो रहा था। अब हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेखीय संवेग का आघूर्ण क्या कहलाता है? तो रेखीय संवेग का पहले फार्मूला इसका होता है, रेखीय संवेग का संकेत जो है एल है, और एल बराबर आर गुणे पी होता है। तो रेखीय संवेग का आघूर्ण, तो जैसे कि ये इसका कोणीय संवेग का ही एक नाम है रेखीय संवेग का आघूर्ण। तो रेखीय संवेग का आघूर्ण क्या कहलाता है? कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। 52 नंबर, यदि किसी पिंड पर F बल लगाया जाए और वह भी वेग से चले तो उसकी शक्ति क्या होगी? तो उसकी शक्ति होगी, ये शक्ति का यहाँ पर सूत्र होता है P बराबर F इंटू वी, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है F इंटू वी, क्योंकि P जैसे एक होता है शक्ति कार्य, P बराबर होता है W बटा में T, और W बराबर क्या होता है? F इंटू एस, क्योंकि कार्य मतलब बल गुणे विस्थापन को हम कार्य कहते हैं। तो यहाँ पर P बराबर W बटा में T की जगह F इंटू एस बटा में T रख दिए। फिर यहाँ पर हम इससे क्या प्राप्त करते हैं? V बराबर होता है S बटा में T, तो यहाँ पर हम S बटा T की जगह पे V रख देंगे, तो यहाँ पर F इंटू वी हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। वहीं अगर देखें तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। शक्ति का मात्रक पूछा है तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। एक अश्व शक्ति, एक हॉर्स पावर, मतलब एक HP किसके बराबर है, किसके तुल्य है? तो यह 746 वाट के बराबर होता है, क्योंकि इसका मान यही होता है, एक हॉर्स पावर बराबर एक HP बराबर 746 वाट, 746 वाट होता है। और इसको ऐसे याद कर सकते हैं, क्योंकि जो घोड़ा होता है उसका जो गुण सूत्र होता है, जैसे मनुष्य का गुण सूत्र होता है 46 गुण सूत्र, और घोड़ा का गुण सूत्र होता है 64। तो देखिए उल्टा मुही 64 होता है ना, इस तरह से इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं 746 वाट। ये यदि एक पिंड t सेकेंड में अपना वेग 0 से u कर लेता है तो उसकी औसत शक्ति क्या होगी? यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ये समय हो गया t और उसका शुरुआती वेग जो हो गया 0 और अंतिम वेग हो गया u, तो वैसा फार्मूला जो वेग, प्रारंभिक वेग और त्वरण और समय के बीच संबंध दर्शाता है, तो वह फार्मूला है v बराबर u प्लस at। यहाँ पर u जो शुरुआती है वो स्टार्टिंग वाला 0 है और फाइनल वेग जो है वह u है। तो अगर इसको हम रखेंगे तो a बराबर u बटा में t हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं कि f बराबर ma होता है, तो वहाँ पर a की जगह पर u बटा t रख देंगे। तो अब इस तरह से इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब औसत वेग, चूँकि यहाँ पर औसत शक्ति निकाल, तो औसत शक्ति निकालेंगे जब हमको औसत वेग प्राप्त हो जाएगा। तो औसत वेग का फॉर्मूला होता है शुरुआती वेग प्लस अंतिम वेग बटा में 2। तो शुरुआती वेग 0 और अंतिम वेग u है, तो u बटा 2 हो गया। और अब शक्ति का औसत शक्ति, हमको इसका एवरेज, शक्ति का एवरेज का फॉर्मूला होता है F इंटू वी, तो mu स्क्वायर बटा में 2t इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि 56 नंबर क्वेश्चन है कि 10 kg द्रव्यमान के तुल्य का ऊर्जा क्या होगा? तो 10 kg द्रव्यमान का तुल्य का ऊर्जा होगा ये 9 गुणे 10 के पावर 17 जूल, 9 गुणे 10 के पावर 17 जूल। जैसे इसमें इस आधार पर हम लोग इसका फॉर्मूला मतलब निकालते हैं, जैसे E बराबर होता है mc स्क्वायर, इसको हम समीकरण 1 मान लिए। और देखिए C क्या है? C जो है प्रकाश का चाल है। C बराबर कितना होता है? 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ये प्रकाश का चाल है। प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड चलता है, और उसको मीटर में निकालेंगे तो 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो वहीं अगर अब यहाँ पर हम C का जो मान है यहाँ पर रखेंगे तो E बराबर हो जाएगा m इंटू, तो चूंकि m का मान 10 है तो हम यहाँ पर 10 रख देंगे, यहाँ पर 10 रख दिए, और c का मान यहाँ पर हम लोग दिए हैं वो रखेंगे, तो 3 गुणे 10 के पावर 8 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा, स्क्वायर 9 हो गया, 10 के पावर 8 दूनी का ये 16 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो मान निकल गया सॉल्व करने के बाद, ये जो मान निकलेगा इसका ऊर्जा का मान पूछा है तो 9 गुणे 10 के पावर 17 जूल हो जाएगा।
अब हम लोग देखते हैं घर्षण के विरुद्ध किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य हमेशा किसके रूप में परिणामित होता है। तो यह जो घर्षण के विरुद्ध कोई काम करते हैं तो वह ये गतिज ऊर्जा के लाभ के रूप में हमको परिणामित होता है। प्रत्यास्थ संघट में, संघट का मतलब होता है टकराना, टकराव। तो प्रत्यास्थ मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु जैसे कि अगर आपस में टकराया तो उसमें कुछ चेंजिंग होता है, वो रूप में बदलाव होता है, यानी वो फ्लेक्सिबल होता है, प्रस्ताव। तो प्रत्यास्थ संगठक में क्या होता है, तो प्रत्यास्थ संगठन में इसमें संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है। संवेग भी है और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है। कोई पिंड जो आरंभ में विरामावस्था में है अचर त्वरण से एक विमीय गति करता है तो इसको किसी समय t पर दी हुई शक्ति का अनुक्रमानुपाती, हमको यहाँ पर दिया गया है कि जैसे कि पिंड मतलब u बराबर जो है शुरुआती वेग 0 है और अचर त्वरण है, त्वरण जो है अचर है मतलब कि स्थिरांक है, और हमको समय दिया गया है यहाँ पर t। तो इस शक्ति के अनुक्रमानुपाती मैंने पूछा है कि शक्ति किसके अनुक्रमानुपाती होगा, टी का होगा कि टी स्क्वायर का होगा। तो इसमें हम सबसे पहले हम जो न्यूटन का जो फॉर्मूला मतलब बताया है कि बल का होता है F बराबर m इंटू ए, और यहाँ पर एक फार्मूला ये हो गया। अब वैसा वेग वाला जो कि अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग वाला संबंध वाला फार्मूला है v बराबर u प्लस ए टी। तो u प्लस ए टी है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो u का मान 0 है और v बराबर हो गया ए टी। तो a चूंकि स्थिरांक है तो हम इसको समानुपाती v जो है किसके समानुपाती, यहाँ पर t के समानुपाती हो गया। तो ये तो हमको पता चल गया कि v किसके समानुपाती है, वेग जो है समय का समानुपाती होता है। लेकिन हमको ये शक्ति का पूछा है, तो शक्ति के लिए हम क्या करेंगे कि एक P बराबर जब स्थिर बल काम करे तो वहाँ पर शक्ति P बराबर F इंटू वी होता है, F इंटू वी। अब यहाँ पर F का मान क्या है M इंटू ए, तो M इंटू ए रख दिए, V का मान क्या है AT, तो AT इसको सॉल्व करेंगे तो M A स्क्वायर T। चूँकि हम जानते हैं कि M और A मतलब कि जो ये है दोनों स्थिरांक है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे P मतलब शक्ति जो पावर है वो T के मतलब समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। इसलिए यहाँ पर आंसर ऑप्शन जो हमारा एक क्लियर हो रहा है कि शक्ति अनुक्रमानुपाती है T के। पूर्णतः पर अप्रत्यास्थ संघट के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक E होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो E बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ पर E बराबर 0। पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट, अप्रत्यास्थ संघट का मतलब कि वहाँ पर टकराव ऐसा हुआ कि जैसे किसी प्रकार का उसमें चेंजिंग नहीं हुआ, कोलिजन नहीं हुआ, तो वहाँ पर जो प्रत्यावस्थान गुणांक E होता है उसका मान 0 होता है। चूँकि एक फार्मूला होता है E बराबर रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट बाटा रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट। कहने का मतलब है कि ये जो आप फार्मूला देख रहे हैं सापेक्ष मतलब कि टकराव आफ्टर मैंने टकराने के बाद वाला सापेक्षिक वेग बाटा में टकराने के पहले वाला सापेक्षिक वेग, तो ये जो मान होता है वो 0 होता है। यदि m द्रव्यमान के किसी पिंड को पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक ले जाया जाता है तो किया गया कार्य क्या होगा, तो यहाँ पर किया गया कार्य mgh होता है, क्योंकि जो उसका स्थितिज ऊर्जा होता है mgh जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो काम करता है वही उसका कार्य हो जाता है, तो mgh इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्तीय गति में, वृत्तीय गति कोई मतलब कोई पिंड जो है सर्कुलर मोशन में गति कर रहा है तो वहाँ पर जो बल होगा उसका कार्य क्या होगा, तो वहाँ पर उसका बल का जो कार्य होता है वह 0 होता है, 0 होता है, क्योंकि वह कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। चूँकि इसको हम जब हटाते हैं तो एफ डी कॉस थीटा। हम देखते हैं कि वृत्तीय गति में जो होता है वह प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा करके अभिलंब की ओर ऐसे बनता है, जहाँ पर कि ये 90 का सिंबल बन रहा है, तो 90 हो रहा है तो कॉस 90 का मान 0 होता है, इसीलिए वहाँ पर कार्य क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। द्रव्यमान m1 तथा m2 के दो पिंड आपस में प्रत्यास्थ संघट करते हैं, टक्कर करते हैं। इस टक्कर में ऊर्जा का आदान प्रदान अधिकतम होगा। तो यहाँ पर ऊर्जा का आदान प्रदान कब अधिकतम होगा, जब दोनों बराबर होगा या m1 बड़ा होगा या m1 छोटा होगा। तो यहाँ पर जब दो पिंड आपस में
प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं तो टक्कर में ऊर्जा का जो आदान प्रदान अधिकतम होगा वो m1 बराबर m2 होगा, यानी कि दोनों पिंड जो होगा वो बराबर होना चाहिए। पर पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में संवेग गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है, इसमें संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है, इसलिए वहां पर जो है ऊर्जा का आदान प्रदान अधिकतम होगा। कोई द्रव्यमान m प्रारंभ में विरामावस्था में है, कोई द्रव्यमान m प्रारंभ में विरामावस्था में है, जब इस पर एक नियत बल लगाया जाता है तो इसके द्वारा दिए हुए विस्थापन में प्राप्त वेग अनुक्रमानुपाती होगा। तो इसके लिए हम क्या, जैसे कि न्यूटन का सेकेंड लॉ से F बराबर होता है ma, F बराबर ma होता है, तो a बराबर क्या हो जाएगा F बटा में m, a बराबर यहाँ पर F बटा में m हो गया। अब एक फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, चूंकि u बराबर 0 है इसे v स्क्वायर बराबर 2s हो गया, तो v स्क्वायर बराबर 2fs बटा में m, क्योंकि यहाँ पर f बराबर ma है तो यहाँ पर हम ma के लिए यहाँ ये फॉर्मूला बैठा देंगे, a बराबर क्या हो जाएगा f बटा में m, तो f बटा में m कर दिए। अब हम आगे चलते हैं तो इसको v बराबर 2fs बटा में m हो गया, तो यहाँ पर ये जो f और s स्थिरांक है, यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक नियत बल, तो नियत बल का मतलब कि वो अचर बल स्थिरांक हो गया, और यहाँ पर विस्थापन को भी स्थिरांक मानते हैं, तो ये 1 भी जो इसका अनुक्रमानुपाती होगा वेग वो 1 बटा रूट एम के होगा, 1 बटा रूट एम के। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रेखीय गति एक होता है और एक घूर्णी गति होता है। तो रेखीय गति में जो होता है वह जड़त्व जो होता है वह जड़त्व का माप ही उसका द्रव्यमान है रेखीय गति में। इसमें जो जड़त्व होता है रेखीय गति में वो जड़त्व का माप ही इसका द्रव्यमान होता है। घूर्णी गति में जड़त्व आघूर्ण का माप उसका द्रव्यमान होता है घूर्णी गति में। तो घूर्णी गति में द्रव्यमान के सदृश कौन है, तो घूर्णी गति में भी बताया कि घूर्णी गति में उसका जो जड़त्व आघूर्ण होता है वह उसके द्रव्यमान के सदृश होता है। निम्नलिखित में जैसे दिया, यदि किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र उसके द्रव्यमान केंद्र के संपाती हो तो पिंड के विभिन्न भागों पर लगने वाला गुरुत्व क्षेत्र क्या होता है, तो पिंड के विभिन्न भागों पर उसका गुरुत्व क्षेत्र बराबर होता है। जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो जड़त्व आघूर्ण का जो ये I बराबर m इंटू आर स्क्वायर होता है, m इंटू आर स्क्वायर। अगर इसको बैठाएंगे तो m मास का किलोग्राम होता है और r मतलब दूरी क्या होता है, तो दूरी का मीटर होता है, तो kg मीटर स्क्वायर। तो जड़त्व आघूर्ण का सही मात्रा क्या होता है kg मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, जड़त्व आघूर्ण का संकेत I होता है और कोणीय वेग का संकेत ओमेगा होता है। तो इसका गुणनफल कोणीय समवेग कहलाता है, क्योंकि कोणीय समवेग L बराबर I इंटू ओमेगा होता है। यदि एक समरूप छड़ की लंबाई L है तो उसका द्रव्यमान केंद्र स्थित होगा, तो इसका द्रव्यमान केंद्र जो होगा L बटा 2 पर होगा। समरूप है एकदम एक बराबर छड़ की लंबाई है, जैसे कोई छड़ है और इस तरह से उसका द्रव्यमान केंद्र पूछ रहा है और ये समरूप है, तो इसके बीचों बीच होता है। बीचों बीच निकालने के लिए क्या करेंगे, मतलब इसके जो लंबाई है उसको 2 से भाग देंगे, तो इसका बीचों बीच यहाँ पर जो भाग होगा वो इसका द्रव्यमान केंद्र हो जाएगा। तो इसका आंसर L बटा 2 पर हो जाएगा। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान m है तथा किसी अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण I है, तो इस अक्ष के प्रति घूर्णन त्रिज्या क्या होगा, तो घूर्णन त्रिज्या होता है √I बटा में m, क्योंकि I बटा में m के स्क्वायर होता है। जड़त्व आघूर्ण का यहाँ पर फॉर्मूला है I बराबर m के स्क्वायर, तो m के स्क्वायर तो k बराबर क्या हो जाएगा √I बटा में m। समान द्रव्यमान के दो कोण मूल बिंदु से समान द्रव्यमान है, कोई m1 द्रव्यमान और m2 दोनों का द्रव्यमान समान, तो मान लिए m है। मूल बिंदु से क्रमशः 2 मीटर तथा 4 मीटर की दूरी पर यह x अक्ष पर स्थित है। इनसे बने निकाय के द्रव्यमान केंद्र की मूल बिंदु क्या होगा, जैसे हम मूल बिंदु से क्रमशः हम एक दूरी x1 मान लिए, एक x2 मान लिए और x अक्ष पर, तो इसमें कह रहा है कि द्रव्यमान केंद्र की मूल बिंदु से दूरी होगी। द्रव्यमान केंद्र के लिए हम मान लेते हैं x c सेंटर ऑफ मास, x का सेंटर ऑफ मास इसका द्रव्यमान केंद्र का संकेत हो गया। तो जैसा कि फॉर्मूला होता है XCM, मतलब कि द्रव्यमान जो दिया है द्रव्यमान केंद्र की
तो द्रव्यमान केंद्र बराबर क्या होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 बटा में m1 प्लस m2। तो यहाँ पर जो m1 है वह क्या है, m1 m है, उसको m मान लिए है, और x1 जो दूरी है वह m माने, फिर m2 x2। तो m2 जो मान है x यहाँ पर जिसे हम माने हैं ना x2 4 है और ये m है, इसको m1 m2 दोनों को हम जोड़ दिए, तो m1 m2 को mm माने तो 2m हो गया, इस तरह कटाए तो 3 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मीटर। द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r वाली किसी वृत्ताकार चकती का इसके व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण होगा। तो तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष, ये तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, जहाँ पर हम इसका मतलब संकेत लिखे हैं IP बराबर होता है mr² बटा में 2। तो यहाँ पर इसको लंबवत अक्ष के परिमेय के द्वारा, लंबवत अक्ष का परिमेय है IP बराबर ID1 प्लस ID2, और ID क्या है यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण के लिए लिखा गया है। तो चूंकि ID1 और बराबर ID2 बराबर ID, मतलब कि जो जड़त्व आघूर्ण है वह दोनों का बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, IP बराबर 2ID हो गया। तो यहाँ पर समीकरण 1 से, जैसे समीकरण इसको 1 माने IP बराबर mr² बटा में 2, तो यहाँ पर mr² बटा में 2 करेंगे, और यहाँ पर 2ID तो ID बराबर mr² बटा में 4। तो ये जो इसका आंसर होगा mr² बटा में 4 हो जाएगा। किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र के लिए हम क्या लिखते हैं, द्रव्यमान केंद्र का वेग, तो इसका संकेत VCM है। किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत रहता है यदि निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बल है। तो कुल बाह्य बल कितना होगा, तो इसका कुल बाह्य बल हो जाएगा 0 हो जाएगा। कुल बाह्य बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो F बराबर ma होता है। तो यहाँ पर बाह्य बल पूछा है, तो बाह्य बल के लिए हम Fext एग्जिस्ट बने होता है बाह्य, Fext m ACM। तो ACM क्या हो गया, तो ACM बराबर dvCM बटा में dt। तो वेग स्थिर के लिए चूंकि वेग स्थिर है, तो वेग स्थिर है तो त्वरण हमारा 0 हो जाएगा, तो Fxt बराबर हो जाएगा 0। द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r के एक ठोस बेलन का उसके अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण होगा। तो ये अभी हम लोग फार्मूला बताया, पहले भी चर्चा हो चुका है कि उसके अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का संकेत I होता है, I बराबर हाफ mr²। m r का है तो r इसका त्रिज्या है, और r लिखिए रेडियस चाहे k कुछ भी संकेत दे सकते हैं, और यह हो गया उसका m जो है उसका द्रव्यमान हो गया किसी वस्तु का। देखिए जो इसमें सूत्र, फिजिक्स में सूत्र और उसका जो मैथ टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसमें फार्मूला पर डायरेक्ट रहता है, और फार्मूला जब याद रहेगा तब ही जाके हो पाएगा, नहीं तो ये नहीं हो पाएगा सॉल्व। 75 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण, कोणीय त्वरण एवं बल आघूर्ण क्रमशः I, अल्फा और टाउ हो, तो पिंड किसी अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा हो तो क्या होगा। तो यहाँ पर न्यूटन के दूसरे लॉ से F बराबर ma होता है, तो उसी आधार पर टॉर्क बराबर Ia होता है। यहाँ पर बल के लिए टॉर्क का प्रयोग किया गया है, और टॉर्क क्या है, बल आघूर्ण का संकेत है। जड़त्व आघूर्ण का I, कोणीय त्वरण का अल्फा और बल आघूर्ण का टॉर्क टाउ का प्रयोग किया जाता है। टाउ बराबर Ia, एकदम सेम उसी के सूत्र पर होता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टाउ बराबर Ia। एक हल्का पिंड A एक भारी पिंड B के संवेग P के संवेग बराबर है तो क्या होगा। तो यहाँ पर इसका जो देख रहे हैं कि गतिज ऊर्जा K और P के बीच संबंध होता है K बराबर P² बटा में 2m। ये गतिज ऊर्जा और P के बीच का एक संबंध निकाला गया, K बराबर P² बटा में 2m। तो गतिज ऊर्जा के द्रव्यमान m के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो गतिज ऊर्जा होता है द्रव्यमान m के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि अगर एक हल्का पिंड है एक भारी पिंड है
तो यहाँ पिंड ए की गतिज ऊर्जा जो होगी वह बी के बराबर नहीं होगी, वह ए का गतिज ऊर्जा बी से अधिक होगी। यानी कि जो हल्का वस्तु होगा उसका गतिज ऊर्जा बी से अधिक होगा। गोले का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है? तो गोले का द्रव्यमान केंद्र उसके ज्यामितीय केंद्र पे होता है। जैसे कोई वस्तु है, जैसे गोल कोई वस्तु है, तो इसका जो ज्यामितीय केंद्र होगा वह इसके मतलब इसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा इसके गोले के उसके ज्यामितीय केंद्र पर होगा। यदि पृथ्वी के ध्रुवों की बर्फ पिघलकर भूमध्य क्षेत्र में आ जाए तो दिन का अवधि क्या होगा? तो कोई भी चीज़ जैसे कि जो पर्यावरण होता है या मौसम होता है, दिन और रात होता है, ये सब ज्योग्राफिकल घटनाओं के वजह से होता है। तो यदि पृथ्वी के ध्रुवों का बर्फ पिघलकर भूमध्य क्षेत्र पर आ जाए तो दिन की अवधि बढ़ जाएगी। अब समझेंगे कैसे बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए ये एक पृथ्वी है और यहाँ पर जैसे ये उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पर इसे बर्फ से जमा रहता है और इसमें सालों भर मतलब कि बर्फ जमी रहती है। 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात यहाँ पर होता है। और ये विषुवत रेखा है, 0 डिग्री है। यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। तो अगर ये जो बर्फ है वो पिघल करके नीचे की तरफ आ जाए और यहाँ पर चली जाए तो क्या होगा? तो कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है L बराबर I ओमेगा। तो L बराबर I ओमेगा के संरक्षण के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर जो जड़त्व आघूर्ण होगा वह इसका बढ़ेगा, जड़त्व आघूर्ण बढ़ेगा, क्योंकि अब द्रव्यमान में तो डिसबैलेंस हो गया। पहले इसका द्रव्यमान में चेंजिंग हो गया कि समानता तो रहा नहीं, कैसे यहाँ का द्रव्यमान यहाँ पर आ गया तो इसके जड़त्व आघूर्ण में वृद्धि होगा, लेकिन जो ओमेगा यानी कोणीय वेग होगा वो उसका कमी होगा। तो कोणीय वेग जो है वह कोणीय वेग इसका घटेगा और यहाँ पर जो जड़त्व आघूर्ण है वह बढ़ेगा, जिसके वजह से दिन की जो अवधि होगी वह धरती जो होगी वह धीरे धीरे गति करेगी और धीरे धीरे गति के चलते दिन का जो अवधि होगा वह बढ़ जाएगा। सौरमंडल में ग्रहों की गति किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो केपलर के सेकेंड लॉ से अगर हम देखते हैं तो यह कोणीय संवेग का उदाहरण है। सौरमंडल में ग्रहों की गति किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो कोणीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। घूर्णन गतिज ऊर्जा के, जड़त्व गुण I और कोणीय वेग ओमेगा में संबंध होता है। तो यह संबंध होता है K बराबर हाफ I ओमेगा स्क्वायर, K बराबर हाफ I ओमेगा स्क्वायर, जो कि ऑप्शन आप डी पर देख सकते हैं। ये वाला इसका आंसर सही है। रैखिक गतिज ऊर्जा, जो रैखिक गतिज ऊर्जा है, जैसे कि घूर्णन गतिज ऊर्जा K है और रैखिक गतिज ऊर्जा जो होता है वो हाफ mv स्क्वायर के अनुरूप है। घूर्णन गतिज ऊर्जा K रैखिक गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर के अनुरूप होता है। तो यहाँ पर I जो है मतलब कि m है। I क्या है? यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण m है और v जो है वेग है वो ओमेगा है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ हो गया तो m के जगह पर I रख दिए और v स्क्वायर पर जगह ओमेगा, तो I मतलब कि हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो सेशन है हमारा समाप्त होता है और हम लोग अब मिलते हैं अगले वीडियो में, देखेंगे कि उसमें क्या नया हो रहा है। और इसके साथ हम लोग इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने देखा कि फिजिक्स में सारे क्वेश्चन हमने 1 से लेकर 80 तक उसका पूरे विश्लेषण के साथ, कंक्लूजन के साथ, हमने फार्मूला के साथ किया है, इसलिए वीडियो लंबा गया है। लेकिन आपको बता दें कि आपको सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। आप सोचिएगा कि बहुत कम मेहनत करके, बहुत कम समय देके हम कोई भी चीज़ सीख जाएं, तो ये इम्पॉसिबल है। तो कोई चीज़ सीखने के लिए आपको समय भी देना होगा और मेहनत भी करना होगा, तब जाके सफलता मिलेगी। और किसी भी चीज़ को अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा तो वो कभी भी आपका कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा। इसलिए आप
उसके जड़ तक पहुंचिए, तब जाके आपको समाधान मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।